अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ सुहेल फ्रॉम क्वालिटी कार्स। आज मेरे साथ सुल्तान भाई हैं। इनके पास किया स्पोर्टेज है, इन्होंने अभी रिसेंटली बाई की है, तो आज इसका रिव्यू करते हैं स्टार्ट। तो सुल्तान भाई, आपके पास पहले कौन सी गाड़ी थी और आपका बजट क्या था, और आपने चेंज जो डिसीजन था वो क्या था? अच्छा जी सुहेल भाई, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले मेरे पास होंडा सिविक थी 10th जनरेशन 2017 मॉडल। ठीक है। वो गाड़ी मैंने 3 साल यूज़ की है, तो ओवरऑल उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। तो क्योंकि गाड़ी काफ़ी यूज़ कर ली थी मैंने, तो मैं अब चेंज करना चाह रहा था। ठीक है। तो आपकी प्रेफरेंस यानी कि एसयूवी की तरफ थी या दोबारा ये सेडान की तरफ थी या एसयूवी की तरफ थी? प्रेफरेंस क्या थी? असल में ये था कि जब मैंने अपनी गाड़ी वो सेल की तो उस वक्त जो है मेरे माइंड में एक ही गाड़ी आ रही थी, जो कि सिविक जो है 1.5 टर्बो थी, क्योंकि दोबारा रीलॉन्च होने के बाद उस गाड़ी में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आई थी। ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है वो गाड़ी जो है ना परचेज़ की जाए। ठीक है। उस वक्त उस कैटेगरी में और कोई गाड़ी नहीं थी, तो फिर कुछ टाइम के बाद मुझे पता चला कि किया स्पोर्टेज लॉन्च हुई हुई है। ठीक है। तो इसके अंदर व्यूअर्स मैं आपको बताता जाऊँ, किया स्पोर्टेज के अंदर 2 वेरिएंट आए थे। शुरू में 2019 में लॉन्च हुई थी, और इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव आया था एक, और एक वेरिएंट जो था फ्रंट व्हील ड्राइव था। ये 2020 के एंड में इन्होंने एक और बेसिक वेरिएंट लॉन्च किया था, जिसका यानी कि अल्फ़ा नाम रखा था। और अच्छा सुल्तान भाई, आपका यानी कि एक बजट था, कोई स्टैंडर्ड बजट आपने डिसाइड किया हुआ था कि इस बजट में ही लेनी है? अब जिस तरह टर्बो की प्राइस थी वो 43-44 थी तब 2020 के अंदर। अब जो ओरियल भी आई हुई थी उसके अंदर 1.5, एक वो RS भी आई हुई थी, तो वो 45 के अराउंड वो कॉस्ट कर रही थी जी। उस वक्त जो है 42 समथिंग में पड़ रही थी टर्बो ओरियल। ठीक है। और जो RS वर्जन था उसका वो तकरीबन 46 में पड़ रहा था। ठीक है। तो मेरे लिहाज से बजट ये था, जाहिर है मैंने जब भी कोई आप नई गाड़ी लेते हैं तो आपको बजट डालना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है अपना। तो उस वक्त मेरे माइंड में RS टर्बो थी, तो चूंकि फिर ये गाड़ी लॉन्च हो गई थी तो मैंने इसको देखा था और इसको काफ़ी ज़्यादा सर्च भी किया था। ठीक है। तो मुझे अपना बजट जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ा इसके लिए स्पेशली। और गाड़ी क्योंकि इसके रिव्यूज़ ओवरऑल अच्छे थे तो मैंने कहा ये ट्राई की जाए। तो आपने फ्रंट व्हील ड्राइव यानी कि ज़्यादा प्रेफरेंस की? हाँ जी, क्योंकि एक तो मेरा बजट जो था वो पहले 46-47 तक का था, तो मैंने उसको मज़ीद इंक्रीज़ किया इस गाड़ी की खातिर। ठीक है। और मेरी डेली कम्यूट थी जो सिटी ड्राइव थी, तो मुझे फ्रंट व्हील ड्राइव ओवरऑल बेहतर लगी, तो इसलिए फिर मैंने जो है फ्रंट व्हील ड्राइव लेने का डिसीजन किया। ठीक है। तो आपने इसको जब मार्केट के अंदर आप बाय करने के लिए गए थे, तो इसके ऊपर आपने ऑन भी दिया है या बुक करा के लिया है, या आपका क्या था प्रोसीजर? नहीं जी, उस वक्त जब मैं लेने लगा था गाड़ी तो उस वक्त इस पे तकरीबन 2 लाख रुपए ऑन चल रहा था, और गाड़ी का डिलीवरी टाइम 2 से 3 माह था। ठीक है। तो क्योंकि मैं ऑन को बेसिकली खुद जो है डिस्करेज करता हूँ, तो इसलिए मैंने जो है ना बुकिंग पे लेना बेहतर समझा था। ठीक है। तो मैंने ये मुल्तान की जो है किया सिटी ऑफ सेंट्स जो है डीलरशिप, वहाँ से बुक कराई थी गाड़ी। तो कितनी देर में आपको ये डिलीवर होगी? गाड़ी मुझे जो है विद इन 2 मंथ्स जो है डिलीवर हो गई थी। ठीक है जी। हाँ, यानी कि 2 मंथ्स के अंदर उन्होंने एक जी सर, बिल्कुल प्रॉपर आपको सर्विस दी और डिले हाँ, नहीं की। कोविड की वजह से डिले भी हो रही थी गाड़ियों को। जी बिल्कुल ऐसा था, लेकिन उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझसे थ्रू आउट जो जब तक गाड़ी नहीं डिलीवर हुई मुझसे कांटेक्ट में रहे हैं वो लोग। ठीक है। और प्रॉपर गाइड करते रहे हैं गाड़ी के, मुझे बताते चलें हैं अब नेक्स्ट इसकी फीचर्स वगैरह इसके जो है आपके होंडा सिविक से आप यानी कि अपग्रेड करके आए हैं। हाँ, तो आपको इसके अंदर फीचर्स को बताएं, हमें हमारे व्यूज़ को बताएं कि तो फीचर्स को क्या यानी कि इसके अंदर अपग्रेडेड हैं होंडा और इसके अंदर। लेकिन होंडा जो सिविक थी वो तो CVT ट्रांसमिशन थी, ये आपकी जो है ये प्रॉस्मेटिक है। वो आपको गियर शिफ्ट का कोई यानी कि आपको फील CVT से आप वो एक टेक्नोलॉजी से डाउनग्रेड एक किस्म का हो रहे हैं, लेकिन इंजन इसकी पावर ज़्यादा है। हाँ जी। और 2000 cc इंजन है। हाँ जी। तो ये एक वो एज पॉइंट है इसका। हाँ जी। तो बताइए ज़रा जी, वो ऐसा है कि सिविक जो थी वो 1800 सीसी थी, जो कि 141 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी। ठीक है। तो इसका इंजन 2.0 है, 2000 सीसी है, पेट्रोल है, जो कि 157 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है पावर। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि CVT ओवरऑल जो है फ्यूल एवरेज के लिहाज से बेहतर होता है, लेकिन पावर डिलीवरी के हिसाब से उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अच्छा। तो इसका जो है वो फुली ऑटोमेटिक गियर सिस्टम है,
स्पोर्टमैटिक भी है जो कि आप जिसको 6 स्पीड पे आप जो है मैनुअली भी इसको आप चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 स्पीड है ये? जी, ये 6 स्पीड गाड़ी है। ठीक है। तो इस वजह से भी इसको जो है इसको ये एजू है ऑटोमेटिक गियर का, क्योंकि ये एसयूवी कैटेगरी है तो पावर डिलीवरी बहुत मैटर करती है इस कैटेगरी के लिए, तो उसके लिहाज से ये टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है। अच्छा, और इसके अंदर फीचर्स वगैरह जो है इसके अंदर होंडा अगर आपने पहले यूज़ किया उसके अंदर, हाँ, और इसके अंदर क्या आपको फीचर्स एक्स्ट्रा जो आए हैं इसके अंदर? अच्छा जी, इसमें जो है ना अब मैं आपको ऐसा मुख्तसर से कुछ फीचर्स बता दूं तो उसमें आप ये कह लें कि इसके एक तो एलईडी हेडलैम्प्स हैं। ठीक है। इसमें दूसरा रेन सेंसर भी दिया हुआ है। ठीक है। और गाड़ी के अंदर जो है 3 ड्राइव मोड दिए हुए हैं, जो कि एक नॉर्मल है, स्पोर्ट्स है और तीसरा एक। चले, आपने ड्राइव मोड की भी बात कर ली तो इससे अगला क्वेश्चन आता है जी, फ्यूल एवरेज यानी कि नॉर्मल मोड पे क्या है और स्पोर्ट्स मोड पे क्या है, और सिटी और जब आप इसको इको मोड पे चलाते हैं गाड़ी तो तकरीबन शहर में 11 की एवरेज देती है। ठीक है, 11.5 तक भी चली जाती है, सिविक के बराबर ही। आप हाँ जी, आपको आप कहने के फ्यूल का कोई यानी कि वो फर्क नहीं पड़ा? नहीं, उस लिहाज से कुछ भी फर्क नहीं है सिविक जितनी सिटी में ये दे रही है। और आप कभी नोट करें तो इको ड्राइव पे जो है गाड़ी का आरपीएम जो है वो लो हो जाते हैं नॉर्मल मोड से, और गाड़ी स्मूथ चलती है। जो इसकी सबसे एक अच्छी बात ड्राइव की है वो ये भी है कि गाड़ी बहुत स्मूथ राइड है एज कम्पेयर टू सिविक। ठीक है। और कंफर्ट लेवल भी इसका सिविक से बेहतर है। हाइट भी तो सिविक से ज़्यादा है वो? जी बिल्कुल, जो लोग मतलब गांव से रिलेटेड हैं या कुछ ऐसे एरियाज में जाते हैं जहाँ पे हाइट बहुत मैटर करती आपने है। लास्ट इसके ऊपर मुझे बताया था कि गिलगित वगैरह या नॉर्दर्न एरिया में भी ट्रैवल किया है, सवात गया था तो मालम जब्बा गया था। ठीक है। तो वहाँ से जो है ना गाड़ी ने जो है ना राइड की जो हाइट है वो मुझे बहुत प्लस पॉइंट मेरे लिए रहा है, एज रहा है, क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी इसको डिफरेंट ट्रेन्स में मैंने इसको ड्राइव किया है, जिसमें जो है कुछ रूट ऐसे भी थे जो बिल्कुल कच्चे थे और बहुत सड़कें ना होने के बराबर थी, ऊपर नीचे था। तो वहाँ पे इसकी हाइट का अंडर पावर तो नहीं ना फील हुई कहीं पे? या गाड़ी ने कहीं भी लैक नहीं किया, और जितनी भी मतलब कि रोड से जिस तरह के थे, कच्चा पक्का था, जो भी था, गाड़ी ने फुल परफॉर्मेंस अपनी दी है। ठीक है। हाँ तो इसके अंदर कोई हमें प्रोज बता दें, कोई कॉन्स बता दें इसके? आप यूज़ कितनी आपने ड्राइव कर ली है? जी मैंने तकरीबन ये 9000 किलोमीटर तकरीबन ड्राइव कर ली है गाड़ी। ठीक है। तो प्लस पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है। गाड़ी ओवरऑल जो इसका इंटीरियर है क्लासिकली आप इसे कह सकते हैं एलिगेंट लुक है। एयरबैग्स हैं, एयरबैग्स 2 दिए हुए हैं, क्रूज कंट्रोल इसमें दिया हुआ है। ठीक है। अडॉप्टिव है या नहीं, अडॉप्टेड नहीं है, सिंपल है, जो कि 50 प्लस स्पीड पे आप इसको जो है ऑन कर सकते हैं क्रूज को। उसके अलावा जो है अंदर एक जो है स्क्रीन दी हुई है इसके स्पीडोमीटर में, जो कि इसके डिफरेंट फंक्शंस को वहाँ से आप सेट कर सकते हैं, अपने फ्यूल एवरेज वगैरह जो कुछ भी आप चेक करना चाहें ना। रेंज वगैरह भी बता देती है, टाइम भी बता देती है। और इसके अलावा आप जो है इसकी हेडलाइट्स को ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं, मींस के जब आप चाहें तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगी। इसी तरह वाइपर्स वगैरह को कर सकते हैं, ऑटो वाइपर सिस्टम भी है, और मैनुअली भी आप इसको पुश स्टार्ट है और कीलेस एंट्री है इसकी। जी, पुश स्टार्ट है और कीलेस एंट्री है। उसके अलावा जो है इसमें रेयर पार्किंग सेंसर्स भी दिए हुए हैं जो बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। और जो है ऑटो होल्ड भी है, ब्रेक होल्ड भी है, हिल असिस्ट भी दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग भी है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के हवाले से बताएं कुछ हमें। जी, इंफोटेनमेंट सिस्टम ऐसा है कि इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले तो है इसमें। ठीक है, वो भी है। वैसे एंड्रॉयड है, लेकिन हम इसमें कोई ऐप्स वगैरह ऐड नहीं कर सकते, जो इसकी मुझे एक बुरी बात लगी है। अच्छा। और स्क्रीन का साइज भी अगर थोड़ा और बड़ा होता तो बेहतर हो जाता। ओवरऑल स्क्रीन ठीक है, साउंड क्वालिटी वगैरह, और साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। 8 स्पीकर इसमें दिए हुए हैं गाड़ी में, और साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। अच्छा, चलें ये बताएं कि आपको होंडा से इसके अंदर आप शिफ्ट हुए हैं, बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी है होंडा के अंदर? आपने मुझे बताया था कि उसके अंदर तो वो वैसे इश्यूज थे, यानी कि कंपनी की तरफ से वो स्टीयरिंग रैक का और एसी का या इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। बिल्कुल ऐसा था। जब मैंने वो गाड़ी ली थी उसके कुछ टाइम के बाद उसका एक स्टीयरिंग रैक का इशू आ गया था। उसके बाद उसकी जो एसी की एक कॉइल होती है अंदर, वो ख़राब हो गई थी। उसके बाद मेरी गाड़ी के तो सस्पेंशन का भी इशू आ गया था। अच्छा। और चले वो तो बिल्ड क्वालिटी मेरे लिहाज से जितने पैसों की गाड़ी थी तो वो उसके हिसाब से बेहतर नहीं थी। जबकि हम इसको देखते हैं अगर CKD में, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और रोड नॉइस गाड़ी की बिल्कुल नहीं है।
बिल्कुल, वो तो पता लग रहा है। और टायर भी गाड़ी के बहुत अच्छे डले हुए हैं, कोरियन है पर क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मूथ राइड है। अगर हम होंडा के देखें तो वो आपको पता है कि जो है टायर जो हैं वो बीजी लुक्सो आते हैं जो बिल्कुल बेकार है। होंडा के तो वो बेकार टायर है, वो तो लेते साथ ही कंपनी से जैसी गाड़ी निकाले आप वो 100 किलोमीटर चलाए तो उसको चेंज कर लिया जाए, बेटर ऑप्शन है। हाँ जी, मिचुलेंस पे चले जाएं या योकोहामा, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके जो ट्रंक है, इसकी ऑटो ट्रंक है या नहीं जी, इसकी ट्रंक जो है वो मैनुअल है, ठीक है, लेकिन ट्रंक स्पेस जो है वो बहुत अच्छी है। लेदर सीट्स इसके अंदर नहीं सर, इसमें फैब्रिक आती है, ये ऑल व्हील है इसलिए इसके अंदर ऑल व्हील के अंदर लेदर आती है, सॉरी, इसके अंदर जो है ये फैब्रिक है। हाँ जी, ये फैब्रिक है सीट्स इसकी, और आइसोफिक्स जो है। फर्क क्या है दोनों ऑल व्हील और जो है फ्रंट व्हील के अंदर, ये भी जरा बताते जाएं। सर फ्रंट व्हील और ऑल व्हील में जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ 3 है, जिनमें एक आप नंबर 1 पे कह लें कि ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है, ठीक है। नंबर 2 पे आप कह सकते हैं कि उसका जो है ट्रंक बूट जो है वो ऑटोमेटिक है, और थर्ड नंबर पे जो है एक लेदर सीट्स हैं, और नंबर 4 पे जो है वो फ्रंट ड्राइवर और पैसेंजर सीट जो है वो दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रिक हैं। अच्छा, इसके अंदर वो इलेक्ट्रिक नहीं है? इसमें इलेक्ट्रिक नहीं है, मैनुअल हाइट एडजस्टेबल है, और लंबर स्पोर्ट है, 2 वे है वो भी, ठीक है। और हाँ जी, इसका टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्ट ऊपर, हाँ जी, टेलीस्कोपिक है और टिल्ट भी हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो मून रूफ है आप वो वैसे देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त है, ठीक है। और ये इसके अंदर ये ग्लासेस, हाँ ग्लासेस होल्डर भी है, और जो है डे लाइट्स भी है इसके अंदर, ये LED इंटीरियर लाइट्स हैं इसके अंदर, ठीक है जी। 2 फ्रंट पे हैं और 2 पीछे हैं, और वैनिटी मिरर है, और जो है ड्राइविंग साइड पे आप वैनिटी मिरर देख लें, ये भी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है गाड़ी का जो है, अगर आप कहें ना कि भाई गर्मी है तो हीट रहती है, तो ये मून रूफ इस तरह से इतना बड़ा दिया हुआ है तो गाड़ी में कोई AC की कूलिंग का इशू। अच्छा चले, आप इसका बताएं कि मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह इसकी क्या है, ईयरली टोकन क्या है, आपने रजिस्ट्रेशन भी करवाई है, और इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन आपने कराई है, वो क्यों कराई है, लाहौर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराई, और टोकन ईयरली इसका कितना है? जी, इसका जो है ना रजिस्ट्रेशन जो आपको फर्स्ट टाइम पे पड़ती है इस्लामाबाद की, वो 1,30,000 रुपये में कुल मिला के पड़ती है, ठीक है। और क्योंकि ICT की रजिस्ट्रेशन है तो उसका जो है 1% जो टैक्स होता है वो कम होता है। अगर आप पंजाब की करवाएंगे तो वो तकरीबन आपको 140-145 लाख में, 1,45,000 में तकरीबन। वर्थ इट है इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन? जी बिल्कुल वर्थ इट है, और रीसेल के लिहाज से भी बिल्कुल ओके है, कोई इशू नहीं है इस्लामाबाद को। फाइल सिर्फ वो जो है वो आपको नहीं देते रिटर्न, पंजाब में ये है कि वो फाइल आपकी रिटर्न आ जाती है, बाकी कार्ड वो आपको मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, और ईयरली टोकन जो है वो तकरीबन 9,500 रुपये कॉस्ट करता है। ठीक है। तो आपने ऑयल चेंज भी 5,000 रुपये इसका फर्स्ट कराया था? जी सर, मैंने 5,000 रुपये कराया था, तो वो ऑयल मुझे तकरीबन 6,000 रुपये कॉस्ट किया था, जिसमें मैंने इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर सिर्फ चेंज किया था। ठीक है। एयर फिल्टर यानी कि वो सेकंड 2 टाइम के बाद जी, वो 10,000 किलोमीटर पे इसका चेंज होता है। ठीक है, हाँ जी। और अगर आजकल के हवाले से अगर देखा जाए, अगर आपके पास इतना बजट हो तो आजकल आप किस गाड़ी को ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे? क्योंकि आपको पता है ज़्यादा ये गाड़ियाँ लॉन्च हो गई हैं पाकिस्तान में, MG आ गई है, टूसॉन आ गई है, फिर उसके बाद ग्लोरी आ गई है, हाँ जी, फिर उसके बाद ये प्रोटॉन X70 आ गई है। जी, तो ये भी तकरीबन इसी कैटेगरी की गाड़ियाँ हैं सारी। तो आप अगर फ़र्ज़ करें आप सेल करके या सेल करेंगे गाड़ी, तो फिर किया पे जाएंगे दोबारा, या स्पोर्टेज पे जाएंगे, या कोई और ऑप्शन आप चूज करें? सर असल में जब उस वक्त मैंने गाड़ी ली थी तो उस वक्त SUV कैटेगरी में सिर्फ एक स्पोर्टेज, हाँ जी, तब तो वो उस वक्त कोई अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब इसके डिफरेंट कंपेटिटर आ गए हैं, तो उनमें से मैं सोच सकता हूँ, मतलब MG के बारे में सोच सकता हूँ, HS में बहुत अच्छे फीचर्स हैं। ठीक है, हाँ जी, 1.5 टर्बो है, 1.5 टर्बो है, टेक्नोलॉजी वाइज अच्छी है गाड़ी, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो है मैं किया से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। किया ने तो चलें आफ्टर सेल सर्विसेज भी इनकी हैं, वो MG की तो भी शोरूम वगैरह नहीं उन्होंने बनाए, तो वो लेकिन टाइम लगेगा, वो ऐसा अभी CKD यूनिट्स नहीं कर रहे, वो उनके बाहर से काफ़ी इश्यूज चल रही हैं, रजिस्ट्रेशन का भी बीच में इशू आया था उनके ना। हाँ जी बिल्कुल। तो बाकी ओवरऑल आप यानी कि सेटिस्फाई हैं अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इससे फुली सेटिस्फाइड हूँ। गाड़ी परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत अच्छे हैं, और कस्टमर सपोर्ट बहुत है। ठीक है, हाँ जी। चले व्यूअर्स, ये था आज का हमारा रिव्यू सुल्तान भाई के साथ, इनका टाइम निकाला इन्होंने हमारे लिए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू के साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।